हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्जाम तक पे। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 का जो है प्रैक्टिस शीट नंबर 5 को कवर कराने वाले हैं। इससे पहले हमने ऑलरेडी जो है प्रैक्टिस शीट नंबर 1 से 4 तक कवर करा दिया है, जो कि बिहार एसएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एडुटेरिया पब्लिकेशन से जो है बिहार एसएससी या फिर किसी भी बिहार के एग्ज़ाम में अधिक से अधिक प्रश्न जो है ये मिलते हैं। तो आप लोग जो है प्रैक्टिस शीट नंबर 5 को आज ज़रूर देखिए। इससे पहले जो है अगर आप लोग प्रैक्टिस शीट नंबर 1 से 4 तक नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। वहां से जो है आप लोग बिहार एडुटेरिया पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस शीट नंबर 1 से 4 तक देख सकते हैं। इससे पहले हमने ऑलरेडी जो है एडुटेरिया पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 का जो है प्रैक्टिस शीट नंबर 1 से 15 तक करा दिया है। उसका भी जो है लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग वॉल्यूम 2 का जो है प्रैक्टिस शीट नंबर 5 को कवर करते हैं। फ्रेंड, मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग बिहार एसएससी या फिर बिहार के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जो है मेरे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी की तुलना करें। हिमालयी नदी और प्रायद्वीपीय नदी की तुलना करने की बात कर रहा है। पहला कथन में है कि अधिकांश हिमालयी नदियां बारहमासी है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां ये वर्षा पर निर्भर करती है। ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि हिमालयी नदी में जो है ये हिमालयी नदी बारहमासी होती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदी ये जो है वर्षा होती है तभी इसमें जल आते हैं, जबकि हिमालयी नदियाँ में जो है हमेशा जल की मात्रा भरी हुई रहती है। और अगला कथन है कि हिमालयी नदियाँ की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। ये भी कथन है जो बिल्कुल सही है। हिमालयी नदी की ढाल होती है जो प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ी होती है। अगला है कि प्रायद्वीपीय नदी हिमालयी नदी की तुलना में अपने रास्ते में जो है अधिक क्षरण का कारण बनती है। ये जो कथन है ये बिल्कुल गलत है। प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है ये चट्टाने क्षेत्र की तुलना में मुलायम होती है, साथ ही हिमालयी नदियाँ में जो है अधिक गतिशील होती है। ये जो ऑप्शन गलत है, तो इसका राइट आंसर जो है केवल 1 और 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में स्थित खेतड़ी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में स्थित खेतड़ी खदान की बात करें, ये जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तांबा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का खेतड़ी खदान जो कि तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी राजस्थान में ये जयपुर जिले के अंतर्गत जयपुर नगर से 80 किलोमीटर जो है 80 मील उत्तर में स्थित है, जो कि 128 किलोमीटर दूरी पर है। और खेतड़ी भारत का एकमात्र तांबा उत्पादक संस्थान जो कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है। इस वजह से जो है यह देश के विशेष स्थान कहलाता है। तांबा उत्पादन में अग्रणी मध्य प्रदेश एवं भंडारण में अग्रणी जो है ये राजस्थान है। अगर उत्पादन में पूछे तो मध्य प्रदेश अग्रणी है और भंडारण पूछे तो राजस्थान हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी यानी सैंडल पीक कहाँ स्थित है। सैंडल पीक की बात करें तो सैंडल पीक जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उत्तरी अंडमान में स्थित है। उत्तरी अंडमान ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई जो है 738 मीटर है। तो ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे माउंट थुलियर ये कहाँ स्थित है, ये जो है ग्रेट निकोबार में स्थित है और इसकी ऊंचाई 642 मीटर है। माउंट डिओवाली इसकी ऊंचाई जो है 515 मीटर है और ये जो है मध्य अंडमान में स्थित है। माउंट कोयोबो की बात करें, ये जो है दक्षिणी अंडमान में स्थित है और इसकी ऊंचाई 460 मीटर है। माउंट हैरियट पूछे, माउंट हैरियट जो है ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है जो कि 450 मीटर ऊंची है। ये सारे पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों के साथ सीमा साझा नहीं करती है। 3 देशों के साथ सीमा जो साझा करती है ये जो है पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश। ये जो राज्य हैं ये 3 देशों के साथ सीमा साझा करती है। परंतु मिजोरम की बात करें तो ये जो है केवल 2 राज्य के साथ सीमा साझा करती है। मिजोरम जो है बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है। कोटा की बात करें, ये जो है ये राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है। राजस्थान में टोटल जो है मरुस्थलीय 12 जिले हैं। इसमें से बाड़मेर, जैसलमेर, चुरू ये जो है निम्नलिखित है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। सबसे अधिक देश की बात करें तो अफ्रीका महादेश में जो है सबसे अधिक देश है। अफ्रीका महादेश की बात करें, इसमें जो है टोटल अफ्रीका महादेश में कुल 54 स्वतंत्र देश हैं।
एशिया की बात करें, एशिया में जो है टोटल 48 देश हैं। उत्तरी अमेरिका की बात करें, इसमें जो है 23 देश हैं। और यूरोप की बात करें तो यूरोप में जो है टोटल 44 देश हैं। तो आप लोग इसे जो है ज़रूर याद रखिएगा। और फ्रेंड, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? विश्व का कहवा पतन की बात करें तो कहवा पतन के नाम से जो है ये सेंटोस को जाना जाता है। सेंटोस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेंटोस जो कि ब्राज़ील का एक समुद्री बंदरगाह है, जहां में विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी का निर्यात किया जाता है। इस कारण इसे जो है विश्व का कहवा पतन कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका का ब्राज़ील विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला देश है, जो कि ब्राज़ील के कहवे के बागों को फजेंडा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस प्रकार की न्याय की बात नहीं की गई है? किस प्रकार की न्याय की बात नहीं की गई है? इसमें जो है लोकतांत्रिक ये जो है ये बात नहीं की गई है। लोकतांत्रिक जो है ये न्याय की बात नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक ये सभी जो है बात की गई है, परंतु लोकतांत्रिक जो है ये बात नहीं की गई है। अगला प्रश्न है कि एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना की संचालन करती है? पंचायती राज संरचना की संचालन की बात करें तो ये जो है ब्लॉक स्तरीय निकाय करती है। ब्लॉक स्तरीय निकाय, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन जो कि 1993 द्वारा जोड़े गए संविधान के अनुच्छेद 243 के बी में पंचायत राज व्यवस्था के 3 स्तरीय संरचना का उल्लेख किया गया है। इसमें शामिल हैं ग्राम स्तर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला पंचायत। ये आप लोग जरूर याद रखिए। अगला प्रश्न है कि 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में वित्त विभाग किसे सौंपा गया था? ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले बार भी जो है सीट में आया था। 1946 का अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल आप लोग जरूर एक बार देख लीजिएगा। इसमें वित्त मंत्री की बात करें तो वित्त विभाग जो है, वित्त विभाग ये लियाकत अली के पास था। तो लियाकत अली, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 दिसंबर 1946 को आंतरिक रूप से भारत में नवनिर्वाचित संविधान सभा में हुआ था। इसमें अंतरिम सरकार की सदस्य की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश विभाग, राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले, ये सभी जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास था। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। गृह एवं सूचना एवं प्रसार मंत्री ये जो है वल्लभ भाई पटेल थे। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। शिक्षा जो है, शिक्षा मंत्री ये श्री राजगोपालाचारी थे। खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद थे। रेलवे मंत्री आसफ अली, श्रम मंत्री जगजीवन राम और वित्त मंत्री जो कि लियाकत अली थे। ये सारे पॉइंट को आप लोग लिख कर याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है? भारत के नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार की बात करें तो अभिव्यक्ति का अधिकार जो है ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। भारतीय संविधान में कुछ मूल अधिकार केवल जो है भारतीयों को प्राप्त है, जैसे कि अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, ये सभी जो है केवल भारतीयों को ही प्राप्त है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 324 जो है ये भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। तो अनुच्छेद 324 ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 15 के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 324 में भारतीय निर्वाचन आयोग के प्रावधानों का वर्णन है। भारत का चुनाव आयोग एक जो है स्वतः संवैधानिक आयोग है, जो कि केंद्र तथा राज्यों में निष्पक्ष चुनाव को निष्पादित करता है। और इसकी स्थापना जो है, चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था। 25 जनवरी को इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिक है? किसमें राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक की बात कर रहा है? ये जो है ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में जो है टोटल राज्य विधानसभा की सीटों की संख्या जो कि 68 है। मेघालय की बात करें तो मेघालय में जो है मेघालय में टोटल 60 हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में भी 60 है। और मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में जो है टोटल 60 सीट हैं।
ये तीनों में 60 हैं और हिमाचल प्रदेश में जो है 68 सीट है। मैं कुछ राज्य का नाम ले रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अरुणाचल प्रदेश में 60, हिमाचल प्रदेश में 68, मणिपुर में 60, मेघालय में 60, सबसे अधिक जो है ये यूपी में है जो कि 403 विधानसभा की सीटें हैं। और सबसे ज़्यादा कहाँ है तो यूपी में जो कि 403 है। बिहार पूछे तो बिहार में जो है 243 सीटें हैं। तो आप लोग जो है इन सभी राज्यों को मेन राज्य का याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता की बात करें तो लोकसभा के अध्यक्ष जो है ये संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न है कि हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया। हाउस ऑफ पीपुल्स को लोकसभा का नाम जो है ये 1954 में दिया गया। 1954 ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 मई 1954 को लोकसभा का नाम जो है हाउस ऑफ द पीपुल के लिए ये जो है दिया गया। अगला प्रश्न है कि कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है। कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीति उपाय की बात करें तो ये जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस, न्यूनतम समर्थक मूल्य जो कि एमएसपी है, और बफर स्टॉक रखरखाव, ये सभी जो है ये कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय हैं। तो इनमें से सभी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। धूसर क्रांति की बात करें तो धूसर क्रांति का संबंध जो है ये उर्वरक से है, तो ए का 4 हो जाएगा। गुलाबी क्रांति की बात करें तो गुलाबी क्रांति का संबंध जो है ये प्याज उत्पादन से है, प्याज का उत्पादन से गुलाबी क्रांति। रजत क्रांति की बात करें ये जो है अंडे उत्पादन से संबंधित है, और लाल क्रांति जो कि टमाटर एवं मांस उत्पादन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 का 4, 2 का ए, सी का 3 और डी का 2। अगला प्रश्न है कि नगद आरक्षित अनुपात को समझाया जा सकता है। नगद आरक्षित अनुपात की बात करें तो ये जो है अनुपात को किस प्रकार समझाया जा सकता है। ये जो है जमा राशि का अंश जो कि बैंक आरबीआई के पास रखते हैं, इससे जो है ये नगद आरक्षित अनुपात समझाया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में किसके शासनकाल में विभाजित हुआ था। श्वेतांबर एवं दिगंबर की बात करें तो ये जो है जैन धर्म में ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है ये 2 भागों में विभाजित हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जैन धर्म श्वेतांबर तथा दिगंबर में जो है विभाजित हो गया था। जैन धर्म स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर एवं भद्रबाहु के नेतृत्व में जो है दिगंबर संप्रदायों में बट गया था। प्रथम जैन संहिता पूछे तो ये जो है पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व आयोजित किया गया था, जिसमें जैन साहित्य का संकलन जो है किया गया था, और भद्रबाहु ने कल्पसूत्र नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला है कि प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था। रेशम मार्ग की बात करें तो इस पे जो है कुषाणों का शासन था। कुषाण ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीन से निर्यात होने वाली रेशम मार्ग का कुषाणों पर जो है इसके शासन का अधिकार होने के कारण इन्हें जो है काफ़ी अधिक लाभ हुआ था। कनिष्क का संबंध की बात करें तो कनिष्क का संबंध जो है ये कुषाण वंश से था। अगला प्रश्न है कि नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों का विचार कीजिए। पहला कथन है कि औजार पॉलिश किए जाते थे। इसमें जो है औजार पॉलिश किए जाते थे, तो ये कथन जो है बिल्कुल सही है। इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। ये भी बात जो है ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और 2 दोनों। लगभग 9500 ईसा पूर्व के समय में नवपाषाण काल को शुरुआत मानी जाती है। इस समय जो है कई स्थलों से पत्थर के औजार मिले हैं। इनमें से औजार पहले के पुरापाषाणकालीन औजारों से जो है ये भिन्न है, और इसलिए इन्हें जो है नवपाषाणकालीन कहा जाता है। इनमें ऐसे उपकरण शामिल थे जिन्हें जो है ठीक से काटने के लिए धार की गई थी, और अनाज एवं अन्य पौधे के उत्पादन को पीसने के लिए जो है ओखली मूसल का उपयोग जो है ये किया गया था। ओखली और मूसल का उपयोग जो है अनाज को पीसने के लिए हजारों साल बाद जो है आज भी किया जाता है। साथ ही बात करें इसमें तो पुरापाषाण प्रकार के उपकरण बनाए गए। इसमें जो है कई प्रकार का उल्लेख मिलता है जो कि हड्डियों से बनी हुई होती है। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर जो है
पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा रोका गया था। हर्षवर्धन मगध का संभवतः बंगाल को जीतकर उन्हें जो है पूर्व में जितना सफलता मिली थी, जितनी जो है सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली, उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की। तब चालुक्य नरेश जो कि पुलकेशिन द्वितीय ने इसे जो है रोक दिया था। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था। मोहम्मद गौरी की बात करें तो मोहम्मद गौरी ने तराइन का द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को जो है हराया था। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा तराइन का द्वितीय युद्ध। और तराइन का द्वितीय युद्ध की बात करें तो ये जो है 1192 में हुआ था। प्रथम युद्ध जो कि 1191 में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध जो कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, इसमें जो है मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था और द्वितीय युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को पराजित किए थे। अगला प्रश्न है कि सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू की थी। सांकेतिक मुद्रा की बात करें तो ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी किया गया था, यानी लागू किया गया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित था। खराज की बात करें तो खराज जो है ये भूमि कर से संबंधित था। भूमि कर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्यकाल में गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला भूमि कर जो कि खराज कहा जाता था। मुस्लिम से लिए जाने वाला भू राजस्व को उस्र कहते थे, जो इसे जो है ज़कात मुस्लिम से लिए जाने वाला एक धार्मिक कर था जो कि संपत्ति का 40वां हिस्सा होता था। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत जो है स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। ये जो कथन है ये कथन एसएन सेन की है। एसएन सेन, ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 मई 1857 को मेरठ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। इस क्रांति के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल जो कि जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की क्रांति के बारे में विभिन्न इतिहासकारों ने भिन्न भिन्न मत दिए हैं। इसमें से वीडी सावरकर जो है इस क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था, जबकि एसएन सेन के अनुसार जो है 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ और उस घटना का अंत जो है स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था। 1919 में खिलाफत संगठन का गठन जो है खिलाफत समिति का गठन ये जो बम्बई में किया गया था। तो बम्बई, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के पास वापस लेते हुए गांधी जी ने इरविन के साथ कब समझौता पर हस्ताक्षर किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेते हुए गांधी जी के द्वारा जो है इरविन समझौते पर हस्ताक्षर जो है ये 5 मार्च 1931 को किया गया था। तो 5 मार्च 1931, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष में पारित हुआ। इसकी प्रस्ताव जो है ये वर्धा में पारित हुआ था। कहाँ पारित हुआ, तो ये जो है वर्धा में पारित हुआ था, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। क्रिप्स मिशन की असफलता एवं द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों ने भारत में व्यापक असंतोष को जन्म दिया। इसके फलस्वरूप जो है गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू की जिसमें उन्होंने अंग्रेजों के पूरी तरह से भारत छोड़ो पर जोर दिया था। वर्धा में 14 जुलाई 1942 को अपनी कार्यकारिणी में कांग्रेस कार्यसमिति के ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। अगला प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के औपचारिक रूप से किस अधिवेशन में मांग लिया गया था। औपचारिक रूप से बात करें तो औपचारिक रूप से पूर्ण स्वराज की मांग जो है ये लाहौर अधिवेशन में मांग लिया गया था। तो लाहौर अधिवेशन 1929 जो कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इसमें जो है 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। इस दिन जो है लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष का शपथ लेंगे। इस उत्सव की ओर से जो है बहुमत कम ही लोगों पर ध्यान दिया गया था। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। मानव शरीर की बात करें तो इसमें जो है विटामिन ए ये यकृत में संचित रहता है। यकृत, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस प्राणी में जीव द्रव में हीमोग्लोबिन की विलय हो जाती है। हीमोग्लोबिन की विलय की बात करें तो ये जो है केचुआ में होती है। केचुआ, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केचुआ जो कि एक एनिलिड प्राणी है, इसमें जो है हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता है, जबकि अन्य कशेरुकियों में जो है यह प्रोटीन हीमोग्लोबिन यानी लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। केचुए में रुधिराणु जो है रंगहीन तथा केंद्रयुक्त होते हैं
और इस जंतु में परिसंचरण तंत्र बंद रहता है, इसलिए ये जो है इसमें हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। अगला प्रश्न है कि क्लोरोफिल का खनिज घटक है। क्लोरोफिल के खनिज घटक की बात करें तो मैग्नीशियम जो है ये क्लोरोफिल के खनिज घटक हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। हरित लवण जो कि प्रकाश संश्लेषण का एक महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जनन ग्रंथि की बात करें तो जनन ग्रंथि जो है ये प्रोजेस्टेरोन है, ए का जो है 2 हो जाएगा। और पीयूष ग्रंथि की बात करें, पीयूष ग्रंथि जो है ये वृद्धि हार्मोन है। अग्नाशय ग्रंथि जो कि अग्नाशय ग्रंथि की बात करें ये जो है इंसुलिन है। और अधिवृक्क जो कि कार्टिसोल है। तो इसका राइट आंसर जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा पौधा जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण की सहायता नहीं है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं की बात करें, इसमें सहायक की बात करें तो चना, मटर और सेब ये सभी जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है, परंतु धान जो है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। अगला है कि पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन सा है। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग जो कि परागकोश हैं। परागकोश ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए उपर्युक्त विकल्पों में से सबसे उपयुक्त भाग जो है परागकोश है। इसमें से जो है अर्धसूत्री विभाजन के बाद जो है परागकणों का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है कुनाइन जो कि मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होता है। कुनाइन की बात करें ये जो है आवृतजीवी पादप से प्राप्त होते हैं। आवृतबीजी पादप ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है। बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल जो है ये जो इस्तेमाल है क्षय रोग को रोकने के लिए किया जाता है। तो क्षय रोग ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड मैं आप लोगों को बता दूं, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक के साथ जो है शेयर जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि एथलीट फुट बीमारी होती है। एथलीट फुट बीमारी की बात करें ये जो है फफूंद से होती है। फफूंद ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव के शरीर में पसलियों की जो है कितनी जोड़े होते हैं। पसलियों के जोड़े पूछे हैं, जोड़े जो है ये 12 हो जाएंगे। 12 जोड़ी पसलियाँ यानी 24 पाई जाती है। प्रत्येक पसली वश के सामने जो है उरोस्थी से तथा पीछे की ओर जो है बछिए कशेरुकियों में संबंधित रहती है। पसलियाँ कमान जो है ये कमान की भांति झुकी हुई होती है। सभी पसलियाँ मिलाकर लगभग जो है बेलनाकार पिंजड़े बनाती है जिसमें जो है फेफड़े तथा हृदय स्थित रहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। ऊष्मा की इकाई की बात करें तो कैलोरी, किलो जूल, किलो कैलोरी ये सभी जो है ऊष्मा की इकाई हैं, परंतु वाट जो है ये ऊष्मा की इकाई नहीं है। अगला है रेगिस्तान में मृग मरीचिका बनने वाली घटना किस कारण होती है। मृग मरीचिका बनने वाली घटना जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की दिशा की विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की दिशा के विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु पर गति का प्रभाव जो है ये कम हो जाती है। तो कम हो जाना ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बैटरी का आविष्कार किसने किया था। बैटरी के आविष्कार की बात करें तो वोल्टा के द्वारा जो है बैटरी का आविष्कार किया जाता है। इसे याद करने का ट्रिक, बैटरी में जो है वोल्ट यानी कितना वोल्ट का पावर आता है, तो वोल्टा जो है बैटरी का आविष्कारक हो गए हैं। 1799 ईस्वी में अलेसांड्रो वोल्टा जो है इन्होंने सर्वप्रथम बैटरी का आविष्कार किया था और 1749 में बेंजामिन फ्रैंकलिन बैटरी सब। अगला प्रश्न है कि किस तापमान पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने जो है ये बराबर होते हैं। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने जो है बराबर ये -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे होते हैं। अगला प्रश्न है कि लेंस की क्षमता मापी जाती है। लेंस की क्षमता की बात करें तो ये जो है डायोप्टर से मापी जाती है। डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता मापने की इकाई है। इसकी एसआई मात्रक डायोप्टर होती है जो कि डी से सूचित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि लोलक की कालावधि किस पे निर्भर करती है। लोलक की कालावधि की बात करें ये जो है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। तो लंबाई ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोलक की कालावधि उसकी लंबाई पे निर्भर करती है। हम जानते हैं कि जब t बराबर 2 अतः लोलक की 28 इसमें जितनी लंबाई बढ़ाई जाएगी लोलक की आवर्त ये जो है कालावधि उतनी अधिक होगी। अगला प्रश्न है कि रमन प्रभाव का प्रकाश की
उन किरणों से संबंधित जो कि आर पार जाती है। ये जो है ये सभी पारदर्शी माध्यम हो जाएंगे। तो सभी पारदर्शी माध्यम के जो है रमन प्रभाव ये प्रकाश के उन किरणों को संबंधित करता है। रमन प्रभाव के अनुसार जो है एकल तरंगदैर्घ्य प्रकाश किरणें जब किसी भी पारदर्शक माध्यम से जैसे कि ठोस, द्रव, गैस से गुजरती है तब इसकी पराकिरणन किरणों का अध्ययन किए जाए तो जो है इसमें मूल प्रकाश की किरणों में अतिरिक्त तो अस्थिर अंतर पर बहुत कम तीव्रता की किरणों भी जो है उपस्थित होते हैं। इन किरणों को जो है रमन किरणें कहते हैं। अगला प्रश्न है कि चांदी की वस्तुएं अधिक समय तक खुले में रहने पर बढ़ने के कारण काली हो जाती है। ये जो है Ag2S में जो है रखने पे ये जो है काली हो जाती है। चांदी की वस्तुएं अधिक समय तक Ag2S में रखने पे काली हो जाती है। Ag2S मतलब सिल्वर सल्फाइड। ये जो है मौजूदा हवा में वायुमंडल में मौजूदा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सल्फाइड के संपर्क में आने के बाद जो है सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करती है जिससे जो है ये काली हो जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारी मशीनों का प्रयोग किया जाने वाला स्नेहक कौन सा है। भारी मशीनों का प्रयोग किए जाने वाले स्नेहक की बात करें ये जो है ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेफाइट जो कि कार्बन का एक अपरूप है। ग्रेफाइट प्राकृतिक में नरम या फिर मुलायम तथा चिकना होता है। उच्च ताप पर जिन मशीनों तेल का प्रयोग स्नेहक के रूप में नहीं हो सकता उसमें जो है ग्रेफाइट शुष्क स्नेहक का कार्य करता है। निम्न में से कौन सा अदिश राशि है। अदिश की बात करें तो दाब जो है ये अदिश राशि है। बल, वेग, त्वरण ये सभी जो हैं ये सदिश राशियां हैं। यहाँ पे अदिश पूछा था तो दाब जो है ये अदिश राशियां हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि प्रकाश उत्सर्जन डायोड के कार्य करने का सिद्धांत है। प्रकाश उत्सर्जन डायोड के कार्य करने का सिद्धांत की बात करें ये जो है वैद्युत संदीप्ति है। तो वैद्युत संदीप्ति ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश उत्सर्जन डायोड यानी एलईडी की बात करें यह जो है एक ऐसा अतिमिश्रित डायोड होता है जो कि दृश्य एवं अदृश्य प्रकाश उत्सर्जित करता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश विद्युत तरंगों का वेग होता है। प्रकाश विद्युत तरंगों की वेग की बात करें तो इसका वेग जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्ण के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। दो उत्तरोत्तर श्रृंग और दो उत्तरोत्तर गण की बीच की दूरी को जो है ये तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। तरंगदैर्घ्य ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि इस प्रकार से दो उत्तरोत्तर दो गण इसके जो है बीच की दूरी को ये जो है तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण की बात करें तो जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, सल्फा हेक्साफ्लोरोकार्बन ये सभी जो है ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है। परंतु SO2 जो है ये ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है मनुष्यों के लिए शोर की सह सीमा करीब कितनी होती है। मनुष्यों के शरीर की शोर की सह सीमा की बात करें ये जो है 85 डेसिबल होती है। 85 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता जो है 30 से 60 डेसिबल होता है। सोते हुए व्यक्ति की जगाने के लिए 50 डेसिबल की ध्वनि पर्याप्त होती है। 80 डेसिबल की शोर में लगातार रहना हानिकारक सिद्ध होता है और 90 डेसिबल किसी भी शोर को बर्दाश्त करने की अधिकतम सीमा होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ऊर्जा को भंडार माना जाता है। ऊर्जा का भंडार जो है कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में माना जाता है ये जो है ग्लाइकोजन को माना जाता है। ग्लाइकोजन ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य की बात करें तो शरीर में संचित ईंधन का कार्य करना, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना ये जो है कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य है। अगला प्रश्न है कि एक घर में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगाकर 20 घंटे तक लगातार जलाया जाए तो संपूर्ण विद्युत खर्च होगी। जब 100 वाट का बल्ब है 100 वाट और इसमें जो है 20 घंटा लगातार जलाया जाता है तो इसका खर्च जो है 100 × 20/1000 यानी इसमें जो है 1 0 2 0 3 0 कट जाएगा यानी 2 यूनिट जो है 2 यूनिट खर्च आएगा। तो 2 यूनिट ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है
कि कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन की बात करें, ये जो है प्लूटोनियम है। प्लूटोनियम ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड यहाँ पे 2 यूनिट जो आया था ये 1 बल्ब का आया था, और यहाँ पे जो है हमने नहीं देखा, यहाँ 5 बल्ब है, तो 2 यूनिट का 5 बल्ब रहे तो जो है 10 यूनिट खर्च आएगी, 10, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की बात करें, ये जो है अहमदाबाद में स्थित है। राष्ट्रीय दूर संवेदन केंद्र ये जो है हैदराबाद में स्थित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र जो कि श्रीहरिकोटा में स्थित है, ये जो कथन है ये गलत है, ये जो है बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु रहता तो सही होता। अगला प्रश्न है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो कि तिरुवनंतपुरम में स्थित है, ये भी सही है। यहाँ पे नहीं पूछा था तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। जल के साथ अभिक्रिया करता है आयरन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सभी जो है जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, परंतु लेड जो है ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किसको जो है मिलाकर बनाया जाता है। एक्वारेजिया की बात करें तो एक्वारेजिया जो है ये साइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलाकर बनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न है फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी की बात करें तो फोटोग्राफी में जो है ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल का फेरस ऑक्जेलेट के रूप में फोटोग्राफी के रूप में उपयोग किया जाता है, जो कि फॉर्मिक अम्ल चींटियों में पाया जाता है, और साइट्रिक अम्ल जो कि नींबुओं में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल की बात करें ये जो है सिरका में पाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है। यूरिया उर्वरक उत्पादन की बात करें, इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र जो है NH होता है, NH, और बड़े पैमाने पर यूरिया का उत्पादन जो है द्रव अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड की प्रक्रिया से होती है। अगला प्रश्न है कि जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। जल का वाष्प में परिवर्तन जो है ये भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन वह कारक है जिसमें जो है वस्तु अपनी पुरानी अवस्था को छोड़कर नए रूप परिवर्तित हो जाती है, लेकिन कारक हटा लेने पर वह जो है पुनः अपना वास्तविक रूप धारण कर लेती है, जैसे कि जल का वाष्प में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संगठन वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी करता है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जो है ये IEP जारी करता है। IEP की बात करें तो IEP मतलब इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसके द्वारा जो है प्रकाशित वैश्विक आतंकवाद सूचकांक का रिपोर्ट जो है ये जारी किया जाता है, और भारत का स्थान जो है इसमें 13वें है। इस सूचकांक में अफगानिस्तान जो है लगातार 4 वर्षों से आतंकवाद में सबसे ज़्यादा प्रभावी देश बना हुआ है। इस सूचकांक में बुर्किना फासो को दूसरे तथा सोमालिया को जो है तीसरे स्थान पर रखा गया है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने की घोषणा की है। ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने की घोषणा जो है ये उत्तर प्रदेश के द्वारा की गई है। उत्तर प्रदेश ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वच्छ और ऊर्जा उत्पादन के स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। SBI के ब्रांड एम्बेसडर जो है हाल ही में MS धोनी को बनाया गया है। MS धोनी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हम यहाँ पे बात करें SBI की, इसकी स्थापना जो है 1955 में की गई, जो कि इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है त्रिपुरा राज्य का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। त्रिपुरा राज्य के राज्यपाल की बात करें, ये जो है नल्लू इंद्रसेना रेड्डी को नियुक्त किया गया है। नल्लू इंद्रसेना रेड्डी जो है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल जो कि न्यायमूर्ति यस अब्दुल नज़ीर को नियुक्त किया गया है। बिहार के पूछे तो बिहार का राज्यपाल जो है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं, और उड़ीसा के राज्यपाल जो कि रघुवर दास हैं। झारखंड के राज्यपाल जो कि CP राधाकृष्णन हैं।
अगला प्रश्न है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन जो है ये राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है, जो कि रक्षा मंत्री है वर्तमान में, और ये जो है नई दिल्ली में किए हैं। तो नई दिल्ली ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत ने इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा लॉन्च किया है। भारतीयों को वापस लाने के लिए इजराइल से भारत के द्वारा जो है ये ऑपरेशन अजय लॉन्च किया गया है। तो ऑपरेशन अजय ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा है। भारत के बाघों की मृत्यु के मामले में शीर्ष राज्य जो है ये महाराष्ट्र है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी द्वारा वर्ष 2023 में देश में हुए बाघों की मृत्यु का आंकड़ा जारी किया गया। इसमें जो है आंकड़ों में देश में सबसे अधिक बाघों की मृत्यु जो है ये महाराष्ट्र में हुई है। महाराष्ट्र में टोटल जो है 52 सर्वाधिक, मध्य प्रदेश में 45 और उत्तराखंड में 26 बाघों की मृत्यु हुई है। वर्ष 2023 में कुल जो है 204 बाघों की मृत्यु हुई है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि किस नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किए गए हैं ये जो है अरिंदम बागची को नियुक्त किए गए हैं। अरिंदम बागची ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उपन्यास प्रोफेट सॉन्ग के लिए जो है किसे बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। प्रोफेट सॉन्ग के लिए जो है बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित होने वाले व्यक्ति ये पॉल हार्डिंग बने हैं। तो पॉल हार्डिंग ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व शांति सूचकांक 2023 में भारत का स्थान है। विश्व शांति सूचकांक 2023 में भारत के स्थान की बात करें तो भारत का स्थान जो है 126वां स्थान पर रहा है। वहीं पहले स्थान पर जो कि आइसलैंड रहे हैं। तो फ्रेंड हमने जो है आज इस वीडियो में टोटल 75 जो है जीके जीएस प्रश्न को डिटेल के साथ कवर कराया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। साथ ही अपने दोस्तों के साथ एक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे प्रैक्टिस शीट नंबर 6 के साथ। और फ्रेंड, अगर आप लोग एक लाइक करते हैं तो हमें जो है इससे खुशी मिलती है और वीडियो बनाने में जो है और भी बढ़िया लगता है। तो आप लोग लाइक ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।